जय हिंद। इससे पहले हम आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बता रहे थे। अगर आप उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे पहले देख ले, तब ये पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ये होता क्या है? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब कि हमारी राष्ट्र की कोई धर्म नहीं होती, इसलिए वो व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। उसके धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो यहाँ व्यक्ति के लिए कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। आपको बता ही दिया आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म को आप स्वतंत्र होकर उस धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, यानी कि आचरण भी जिसे कहा जाता है, और उसका प्रचार कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि सिख लोग एक कृपान रखता है, मतलब कि वो छोटा जैसा तलवार रखता है। वो जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसके लिए उसे रोका नहीं जाता है। क्यों? यही आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कर रहा है, इसलिए। और देख, पगड़ी जो पहनता है उसे भी नहीं कोई दिक्कत है, वो उन लोगों का धार्मिक मामला है, वो आराम से पगड़ी पहन सकते हैं। वो गाड़ी भी चलाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं। आप सिंदूर लगाते हैं, भारत की महिला लोग सिंदूर लगाती है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 ही। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अंतःकरण से कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 25 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 26। जब आप किसी धर्म को अपना लिए, उसका पालन कर लिए, तो आप क्या करेंगे? उसका आर्टिकल 25 के तहत उसका प्रबंधन करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट। आप देखे होंगे जब भी दुर्गा पूजा होता है या फिर दिवाली होती है या जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा पंडाल बनता है, तो लोग एक समूह बना के कैसे कैसे किया जाए, कहाँ पंडाल बनाया जाए, कौन चीज़ की क्या व्यवस्था होगी, मेला कहाँ लगेगी, तो उसका प्रबंधन करता है। तो ये सामूहिक मैनेजमेंट किया जाता है। जब आप धर्म अपना लिए, फिर उसका सामूहिक मैनेजमेंट कर लिए आर्टिकल 26 के तहत, तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक मामले में जितना भी धन आएगा, जो भी धन जमा होगा, उस पर टैक्स फ्री रहेगा, वो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आप देखे होंगे मंदिर सब में जितना भी धन मिलता है, जितना भी चंदा के रूप में मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री रहता है। समझ गए आप आर्टिकल 27? अब देखते हैं आर्टिकल 28। देखिए, आर्टिकल 28 में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आप कोई भी संस्थान में धार्मिक कार्य या धार्मिक शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, आपको उसमें बाध्य नहीं, रोका नहीं जा सकता। आप किसी भी संस्थान में जाएंगे तो आपको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 28 का दूसरा पहलू भी है। एक इसमें क्या कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहा जितना भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका दूसरा पहलू भी आप समझ गए। अब देखिए 25 से 28 तक आपका कंप्लीट हो गया। इसे आराम से समझेंगे। सबसे 25 में क्या कहा गया कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 26 में उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 27 में क्या कहा गया है कि जो भी इसके लिए धन दिया जाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि धन की बात कही गई है 27 में। 28 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान में धार्मिक कार्य शिक्षा के लिए जा सकता है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, हम शॉर्ट लिखते हैं, जैसे बाध्य नहीं किया जाएगा तो कितना बड़ा लिखते हैं, आपको भी बोझ लगता है, इसलिए शॉर्ट लिखिए। बाध्य नहीं किया जाएगा तो यहाँ सीधे काट दीजिए। जहाँ पे हम देखते होंगे अक्सर ऐसे काट देते हैं, तो इसका मतलब नहीं होता है। समझ गए? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकारी पैसे से जो भी संस्थान चल रही है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये भी आप समझ गए। अब देखिए आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है। इसमें कहा गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए कौन से आर्टिकल है, तो यही है। देखिए
अब देखते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया कि भाषा, लिपि, धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर आपको किसी भी संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अभी हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो उसमें कोई जैन धर्म के आ जाते, कोई बौद्ध धर्म के आ जाते, या फिर कोई जो उर्दू जानते हैं वो आ जाते, या जो सिर्फ संस्कृत जानते हैं वो आ जाते, लेकिन हम पढ़ा तो हिंदी रहे हैं, तो क्या हम उनको वंचित कर देते, हटा देते, बोलते नहीं आपको नहीं पढ़ा सकते? नहीं, आप हिंदी समझ सकते हैं तो पढ़िए, इसलिए उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा, सभी आ सकते हैं। लेकिन क्या ये कंफर्टेबल रहेंगे? मान लीजिए कहीं पे ये आ गए, अब ये उर्दू समझ रहे हैं या सिर्फ संस्कृत समझ रहे हैं और हम बता रहे हैं हिंदी, तो क्या वो कंफर्टेबल होकर समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 30 बनाया गया। आर्टिकल 30 में कहा गया अगर अल्पसंख्यक चाहे तो वो अपना संस्थान खुद खोल सकते हैं और इसमें सरकार भी उसे धन उपलब्ध कराएगी। आर्टिकल 30 हो गया, आप समझ गए। अब देखिए अगला पॉइंट, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार ये दो तरीके से था। देखिए आर्टिकल 31 के तहत ये पैतृक संपत्ति की बात कही गई है, और आर्टिकल 19 का F यानी कि 19 का 6 के तहत अर्जित संपत्ति। हम आपको आर्टिकल 19 में ये नहीं बताए थे क्योंकि ये ख़त्म कर दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार क्या कानूनी है, तो जी हाँ कानूनी है, क्योंकि इसे ख़त्म कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार को, अब वो कानूनी बना दिया गया है। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे तो प्रॉब्लम क्या हुई, मान लीजिए अगर आपके ज़िला से रेल जा रही है, वहाँ आपकी ज़मीन है, तो वहाँ से अगर पटरी ले जाना हुआ जिस पे रेल चलती है, तो बहुत से आदमी कहते थे नहीं हम नहीं देंगे ज़मीन, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता था, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि इसमें नहीं, ये इसका मूल अधिकार है, इसे नहीं छीना जा सकता, तो प्रॉब्लम हो गया। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया, और इसे कहाँ पहुँचा दिया, तो सीधे 300 का कॉ में, इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया गया। आप समझ गए। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32, जिसे कि आत्मा भी कहा जाता है। अभी इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के उसको लिख देते हैं। चलिए, आपको आर्टिकल 31 तक बता चुके थे, अब आर्टिकल 32 देखते हैं। 31 तक तो आपका क्लियर हो गया। देखिए आर्टिकल 32 जो है इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। हमारा अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए, देखिए रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो ये हमारे रक्षा करेंगे, तो हम उसके लिए कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के तहत। मूल अधिकार का हनन के लिए हम दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं, इसलिए इसे रक्षक कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन फंसाएगा एग्जामिनर, यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि देखिए आर्टिकल 32 को भी आत्मा कहते हैं यानी कि सोल, और प्रस्तावना को भी सोल कहते हैं, आत्मा। हम आपको जब प्रस्तावना बताएंगे तो हम वहाँ बताएंगे भी। तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि ये जो है बी आर अम्बेडकर ने किसे आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछ दिया कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप प्रस्तावना को आंसर करेंगे, लेकिन बी आर अम्बेडकर के मुताबिक आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। क्लियर हो गया। अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करते हैं। सबसे पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हिंदी में है, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, इसका इंग्लिश होता है हॉबियस कर्पस, आप याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिकारी आपको अरेस्ट करने आएंगे उनके लिए साफ साफ कहा गया है कि जब वो आपको अरेस्ट करेंगे तो 24 घंटे के भीतर 100 शरीर आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेंगे। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है। दूसरा रीट है परमादेश, इसका इंग्लिश होता है मैंडमस। परमादेश से आप साफ साफ देख रहे होंगे, इससे एक वर्ड निकालेंगे आदेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तब उसके लिए परमादेश लाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको सरकारी स्कूल के, खास करके बिहार के सरकारी स्कूल के आपको टीचरों में देखने को मिलेगा। अगर उनका टाइम है 9 बजे आने का तो वो 11 बजे आएंगे, सही से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, ये हकीकत है।
यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, ये हकीकत है। अगर आपके पास प्रूफ है, अगर वो टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपने कार्यों का उल्लंघन कर रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उनके खिलाफ परमादेश ला सकते हैं, उससे उनकी नौकरी डिसमिस हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है अधिकार परीक्षा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोवेरेंटो। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच। मान लीजिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसने फ्रॉड तरीके से नौकरी ली हुई है, तो उसी के लिए कहा गया है कि हम अधिकार परीक्षा लाएंगे। तो उसके खिलाफ कौन सा रीट लाया जाता है? तो अधिकार परीक्षा यानी कि कोवेरेंटो। इसका एक और उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, अगर टिकट चेक करने के लिए आप टीटी के बदले पुलिस आ गया, आरपीएफ, तो वहाँ आप क्या कहेंगे? वो टीटी का काम है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो टीटी का काम है टिकट चेक करना, ना कि पुलिस का। तो आप वहाँ उनको बोलेंगे कि हम आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा कोवेरेंटो लेके आएंगे। अगर वो पढ़ा लिखा है, अच्छा जानकार है, तो देखिएगा तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कल हम आपको बताए थे, जब पुलिस आता है गिरफ्तार करने, तो आप उससे वारंट दिखाने के लिए बोल सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप उनके खिलाफ कोवेरेंटो ला सकते हैं, वो ऐसे ही आपको अरेस्ट करके नहीं ले जाएगी। उसके बाद चौथा है प्रतिषेध, इसे बोलते हैं प्रोहिबिटेशन। ये क्या है? ये कोई भी ऊपरी, जैसे कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पे लाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। इसमें कहा गया है कि अधिकार का उल्लंघन करते हुए फैसले को रोकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए प्रतिषेध लाता है, यानी कि इसको साफ साफ आप स्टे भी बोल सकते हैं, स्टे ऑर्डर। उसके बाद एक होता है उत्प्रेषण यानी कि सर्ज्योरी। इसमें भी सेम कंडीशन है, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पे लाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट पे लाएगा, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जब निचली न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी हो, इसमें तो स्टे का बात है, फैसला रोकने के लिए, उसका अधिकार का उल्लंघन को रोकने के लिए। इसमें क्या कहा गया है कि जब फैसला सुना चुकी है तब उसको खत्म करने के लिए उत्प्रेषण लाया जाता है, सर्ज्योरी जिसे बोलते हैं। अब देखिए कुछ अदर 3 आर्टिकल और बच गए मूल अधिकार में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। इसमें जो तीनों में पावर संसद को दी गई है, ऐसे तो मूल अधिकार का कानून ही संसद बनाता है उसे और शक्तिशाली करने के लिए। देखिए 33 में क्या कहा गया है कि अगर संसद चाहेगी तो इसमें सेना हो गया, गुप्तचर हो गया, खुफिया विभाग, इसमें मीडिया भी आ जाता है, उसके लिए कुछ मूल अधिकार को सीमित किया गया है। आप सुने होंगे कहा गया है कि यहाँ सेना का कानून चलता है, उनका कुछ कुछ मूल अधिकार है जो उसको सीमित किया जाता है आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ है, जब भी कहीं सैन्य कार्रवाई होगी तो वहाँ पे मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है तभी भर के लिए। अगर कहीं पे सैन्य कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है और वहाँ मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। और 35 में क्या कहा जाता है कि संसद जो है इसको मूल अधिकार को और शक्तिशाली और प्रभावशाली मजबूत बनाने के लिए कानून बना सकती है। आप ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार समझ गए। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। अब आगे के क्लास में मौलिक कर्तव्य देखेंगे। जय हिंद, थैंक यू।